नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश के राजनीति और सरकार, देश की राजनीति भी दिशा करवटें बदल रही है और सरकार भी करवट बदल रही है। लेकिन देश की दिशा जिस दिशा में जा रही है, क्या सरकार उसी दिशा में करवट बदल रही है या फिर सरकार अपने आप को बचने के लिए एक नए तरकीब अपना रही है? इन सभी विषयों पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है, जिस सरकार के खिलाफ सर्वे यह कहता हो कि 86% देश की जनता उसके खिलाफ हो गई। सिर्फ एक मुद्दा राम मंदिर के बाद, तो फिर उस सरकार के लिए संकट बहुत है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और जिस सरकार को छोड़कर 4 इस्तीफे देकर चले जाए लोग, तो इससे सरकार का हिलना भी तय है और चर्चा भी तय है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन 4 इस्तीफों ने एक साथ, 4 रातों रात 4 इस्तीफों ने पूरी सरकार को हिला करके रख दिया कि अचानक यह 4 इस्तीफा जो हो गया है मोदी सरकार से, इससे दिल्ली में हड़कंप तो मची गया, राजनीति गलिया रही है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार के, पर्यावरण मंत्रालय, उन्होंने ही अपने घर में बिठा करके टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ा था। खरीद फरोख्त की जो भी बात हुई, लाइव कमेंट्री चल रही थी टीवी चैनलों पर, भूपेंद्र यादव के ही और नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीकी है, तो उनकी तो चर्चा भी नहीं हो रही थी। तो प्रधानमंत्री ने उनको कैसे निपटा दिया? इसका मतलब नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, हरदीप सिंह पुरी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, हर कोई निपटने वाला है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह है, यह समझना जरूरी है कि आखिर यह निपटा कौन रहा है? प्रधानमंत्री तो है नहीं, वो तो मलेशिया में है। तो यह इस्तीफे कौन ले रहा है और इस्तीफे दिए किसको जा रहे हैं? जब प्रधानमंत्री भारत में है नहीं, वो मलेशिया दौरे पे है और बैठक हो रही है, ठीक है, अधिकारियों की बैठक होती है, प्रधानमंत्री नहीं है तो सचिव रहते हैं, उनकी बैठक भी सब होती है। तो फैसले कौन ले रहा है बगैर प्रधानमंत्री के? यह बड़ी चिंता का विषय है। इन बातों को हल्के में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते कि जो काम प्रधानमंत्री का है वह अचानक फैसले कौन लेने लगा? आप दर्शक चौंक गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है, इस देश को चौंकाने वाली और देश को हिलाने वाली है। नरेंद्र मोदी के हर फैसले अब अमित शाह ले रहे हैं, जबकि वह आधिकारिक रूप पर उस पद पर नियुक्त नहीं है। लेकिन अमित शाह के फैसले, क्या अमित शाह ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? इसकी चर्चा मैं कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों से कह चुका हूं कि यही होने वाला है आने वाले दिनों में। अमित शाह ने कमान संभाल लिया है, सिर्फ चेहरा मोदी रह गए हैं और कुछ भी नहीं। और यह इस देश के लिए बहुत संकट भरा हो सकता है आने वाले वक्त में। इस देश में वित्त मंत्रालय का फैसला प्रधानमंत्री ले रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री का फैसला गृह मंत्री ले रहे हैं, पर्यावरण का फैसला गृह मंत्री ले रहे हैं, विदेश मंत्रालय का फैसला अडानी ले रहे हैं। यह चल क्या रहा है देश के अंदर? सरकार चल रही है या नौटंकी चल रही है? हमें तो लग रहा है कि यह नौटंकियों की सरकार है। इस बात को कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि किस मंत्रालय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस सरकार को यह भी नहीं पता है। और यह अभी से नहीं, यह शुरू से यही चीजें चल रही हैं। अब भूपेंद्र यादव के पर्यावरण मंत्रालय से प्राइवेट सेक्रेटरी अमर सिंह का रातों रात इस्तीफा हो जाता है। आयुष शर्मा का एडीएल प्राइवेट सेक्रेटरी, इनका इस्तीफा हो जाता है।
शैलेश सिंह एडीएल प्राइवेट सेक्रेटरी, इनका भी इस्तीफा हो जाता है। सिद्धार्थ यादव एडीएल प्राइवेट सेक्रेटरी, इनका भी इस्तीफा हो जाता है और कई सारे अधिकारियों को बाहर कर दिया जाता है। ये तो टॉप रैंक के हैं। अब प्राइवेट सेक्रेटरी जो होता है इसे पीएमओ से हटाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नहीं है, तो इन लोगों की तो चर्चा ही नहीं थी। यही तो पर्यावरण विभाग चला रहे थे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, अडानी को लेकर और पर्यावरण पर जो देश में एक माहौल ऐसा बिगड़ा हुआ है सरकार के खिलाफ, और राहुल गांधी ने अंडमान निकोबार में जाकर के जो खुलासे किए थे, क्लीन चिट अडानी को चाहिए, और यह अधिकारी आनाकानी कर रहे थे, नहीं दे रहे थे। इसके लिए भूपेंद्र यादव के मंत्रालय से इन सभी टॉप रैंक के अधिकारियों को रातों रात तबादला कर दिया गया और इस्तीफे ले लिए गए। इसमें 2 ने इस्तीफे देकर घर चले गए और 2 ट्रांसफर ले लिए। यानी कि अडानी के लिए कुछ भी करेगा। अडानी को हर क्लीन चिट मिल जाना चाहिए, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। यानी कि बहुत कुछ गड़बड़ देश में चल रहा है और किसी भी टीवी चैनल ने चर्चा नहीं की। जब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से यह फैल गई, वह लेटर फैल गया, गवर्नमेंट के लेटर को भी इस देश की मीडिया ने छिपा दिया। यानी कि सरकार के कुकर्मों को इस देश की मीडिया ही छिपा रही है, सह वही दे रही है, और वह तो पहले से इसीलिए गोदी मीडिया कही जाती है। अब इन सभी विषयों के बाद में यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि भूपेंद्र यादव, इन्होंने ही टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ा था। अब ध्यान से सुनिए, भूपेंद्र यादव की यदि बात बताऊं आप दर्शकों को, जो पर्यावरण मंत्रालय है और यह बहुत खास माने जाते हैं मोदी के, गुजरात से इंपोर्ट किए गए हैं दिल्ली में, और मोदी आने के बाद गुजरात से ही सभी अधिकारियों को इंपोर्ट किए हुए हैं। अजय डोभाल भी वही है जो सुरक्षा सलाहकार है। अब ऐसे में बड़ी अहम यह है कि भूपेंद्र यादव नरेंद्र मोदी के लिए कई सारे सरकारें बनवाए हैं और कई सारे सरकारें गिरवाए हैं। यही तोड़फोड़ ज्यादातर करते हैं। बिहार में भी जाकर के इन्होंने नीतीश कुमार को हरवाया था 2020 में, जब आप दर्शकों को मालूम है ना, चिराग मॉडल चला था। नीतीश कुमार 43 सीटों पर आ गए थे, जो भाजपा के साथ सरकार बनाए, फिर 17 महीना जाकर के महागठबंधन के साथ रहे थे। तो चिराग मॉडल इन्होंने ही किया था नीतीश को निपटाने के लिए। उसके बाद बंगाल में भी इन्होंने ही किया। कहा जा रहा है यह कि भूपेंद्र यादव ही उद्धव ठाकरे सरकार को भी गिराए थे, और फिर जो टूटा है उद्धव ठाकरे शिवसेना, अभी जो 6 साल से टूटे, उसमें भी इन्हीं का हाथ बताया जा रहा है, भूपेंद्र यादव का। और जो ममता बनर्जी के 20 सांसदों को तोड़ा गया, इन्हीं के घर से तस्वीर आई थी, गोदी मीडिया लाइव कमेंट्री कर रही थी। तो उस समय सिर्फ 13 थे। तो यह हुआ कि या तो कैसे होगा, या तो दरबदल कानून लागू हो जाएगा, तो फिर 17 का नाम आया। यह हुआ कि उसमें तो फर्जी है, यूसुफ पठान का सिग्नेचर हो गया था, और किसका हो गया था, शत्रुघ्न सिन्हा का हो गया था। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं मैं तो यही हूं, यही था और यही रहूंगा। यूसुफ पठान का फिर नाम हटाया, फिर यूसुफ पठान को अमित शाह ने दिल्ली बुलाया, यूसुफ पठान ने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन वह कहे कि मैं तो टीएमसी के साथ ही रहूंगा, फिर भाजपा के साथ चले गए। तो यह जो फेरबदल सब चल रहा था, माननीय भूपेंद्र यादव जी ने ही किया था, 20 सांसदों को तोड़ा था। लेकिन गलती यहां हो गई कि इन्होंने एनसीपीआई में
शिफ्ट करा दिया। और यह अमित शाह का, मोदी का प्लान था। भाजपा में नहीं किया क्योंकि भाजपा में बड़ी बगावत के आसार उठ रहे थे। इन सभी के बीच एक बार आप दर्शक फिर इन 4 अधिकारियों के नाम सुन लीजिए जो टॉप रैंक के हैं, जो भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय जो है मंत्री जो है नरेंद्र मोदी के बड़ी खास हैं, जिनकी बात आपको दर्शकों को अभी मैंने बताई। इनके कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अमर सिंह प्राइवेट सेक्रेटरी, जो सारा दारोमदार अमर सिंह के ऊपर था, उनका इस्तीफा हो गया। वह इस्तीफा देकर के चले गए। मेन इन 4 में मेन अमर सिंह थे जो भूपेंद्र यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। इन्होंने इस्तीफा देकर नौकरी छोड़कर यह चले गए। आयुष शर्मा भी नौकरी छोड़ के चले गए इस्तीफा देकर के। और शैलेश सिंह, सिद्धार्थ यादव, इन लोगों का ट्रांसफर रातों रात। अब इन सभी के बीच बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो लेटर आया, लेटर में 13 लोग कुल शामिल हैं। यह 4 तो मुख्य थे, हेड क्वालिटी का जो अफसर होता है। अब इसमें कंसर्न्ड ऑफिसर और ऑफिस ऑफ हॉनेबल मिनिस्टर EF&CC, PS टू हॉनेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट EF&CC, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस MS कानमीत कौर, डायरेक्टर न्यू दिल्ली, कॉन्विनेंस MS कविता सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग श्री अजीत कुमार रंजन DS, कर्तव्य भवन न्यू दिल्ली, PSO टू सेक्रेटरी PPS एंड ADGS। अभी कुल मिलाकर के 13 हैं। अब अगर इस तरह से पूरे डिपार्टमेंट को ही एक साथ में अगर हटा दिया जाए तो सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर चल क्या रहा है PMO के अंदर, कौन सा ऐसा घपला चल रहा है। आप दर्शकों को बताऊं कि इसमें बहुत हजारों करोड़ के घोटाले भी हैं। और इन अधिकारियों से कहा, चर्चा इस बात की हो रही है, बातें यह छन करके आ रही है कि इन अधिकारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया तो इन्हें हटा दिया गया। अब ऐसे में 2 अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना है। यह 4 इस्तीफे होने से मोदी सरकार में दिल्ली में अचानक हड़कंप तो मची ही हुई है, जो यह इस्तीफा दे करके चले गए। अब जानकारी जब जनता के बीच जा रही है तो हिल रही है भाजपा की सरकार। लेकिन 2 अहम सवाल कि भूपेंद्र यादव के पर्यावरण मंत्रालय के 4 बड़े अधिकारी ने रातों रात दे दिया इस्तीफा, क्यों? इस पर एक चर्चा करना जरूरी है। और नंबर 2, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, एक एक करके सब साथ छोड़ रहे हैं मोदी का, क्यों? इन 2 मुद्दों पर चर्चा बड़ी अहम है, जिसे यह समझना जरूरी है कि मैं इन अधिकारियों को फिर आप दर्शकों को एक बार नाम बताऊं तो अमर सिंह प्राइवेट सेक्रेटरी, आयुष शर्मा ADL प्राइवेट सेक्रेटरी, शैलेश सिंह ADL प्राइवेट सेक्रेटरी, सिद्धार्थ यादव ADL प्राइवेट सेक्रेटरी। यह है 4 भूपेंद्र यादव के बड़े टॉप रैंक के अधिकारी। और बाकी छोटे छोटे लोगों का 13 लोगों का इनका इस्तीफा हो गया। अब ऐसे में भूपेंद्र यादव जब नरेंद्र मोदी के लिए इतने खास थे तो इस प्राइवेट सेक्रेटरी जो होते हैं ना, या फ्रंट में नहीं आते, गवर्नमेंट के किसी काम को लेकर के फ्रंट में नहीं आते, या बैक में रहते, पर्दे के पीछे रहते हैं। जो प्रश्न इनके बगैर वह मिनिस्टर पत्ता भी नहीं हिलाता है, इनके बगैर वह मिनिस्टर पत्ता भी नहीं हिलाता है, इनके आदेश पर ही वह मिनिस्टर चलता है और इनकी ही रणनीति सारी होती है। अब ऐसे में इतने प्रश्न सेक्रेटरी और अधिकारी अगर दे रहे हैं इस्तीफा तो इसका मतलब बात बड़ा है, बात छोटा नहीं है। इसमें अडानी को इससे कनेक्ट बताया जा रहा है कि अडानी के वजह से ही यह सब कुछ हुआ है, क्योंकि उनको क्लीन चिट
नहीं मिल रही थी कई जगहों पर पर्यावरण को लेकर के। और पर्यावरण को लेकर के अडानी के लिए पेच कहां कहां फंसा है। छत्तीसगढ़ में फंसा हुआ है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा अंडमान निकोबार का पूरा ही है, पेच फंसा हुआ है अभी। और वहां के लिए क्लीन चिट देने से इनकार हो गया है, इसके लिए इन लोगों का इस्तीफा हुआ। इस तरह की चर्चा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया दौरे पे है, बाकी और जगहों पर घूमने जा रहे हैं, नाच गाना कुछ भी देखने के लिए जा रहे हैं, तस्वीरें वीडियो डाल रहे हैं ट्विटर पर कि नो टेंशन, मस्त है, भारत में सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा चंदा चोरी हो गया है मंदिर में तो क्या हुआ, हमने मंदिर के लिए आंदोलन किया था, चोरा लिया। लेकिन उस चोरी ने 86% लोगों को खिलाफ कर दिया। यह भी इसी सरकार के मोदी मीडिया का सर्वे है, किसी और का नहीं, इनके सरकार के आलोचकों का नहीं है, इन्हीं के लोगों का सर्वे है। और भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे भी यही कहता है। बस फर्क यह है कि 6 महीना दूर है 7 राज्यों के चुनाव, उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के चुनाव जो होने वाले हैं 27 में, मात्र 6 महीने की दूरी पे है। और 86% जनता इनसे नाराज हो गई है और इनको वोट नहीं करना चाहती है। यह इन्हीं के सर्वे में आ रहा है। अब ऐसे में नंबर 2 पॉइंट्स जो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, एक एक करके सब साथ छोड़ रहे हैं मोदी का। अब ध्यान से समझिए, इसे यही पे सारी समस्या का सलूशन है। अब इन इस्तीफों से यह साफ हो गया है कि नितिन गडकरी के ऊपर भी इस्तीफे की तलवार लटक रही है और राजनाथ सिंह के इस्तीफे का फाइनल अमित शाह के दरवाजे पर हो चुका है। बैठक में मोदी आने के बाद इस्तीफा होता है या फिर पार्लियामेंट सेशन के पहले इस्तीफा होता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राजनाथ सिंह अपने बेटे को सेट करके तब जाना चाहते हैं, यही पर पेच फंसा हुआ है। अन्यथा मोदी नेता सदन है और वह सरकार के हेड है, तो वह किसी को भी अपने कैबिनेट से हटा सकते हैं और वह कैबिनेट रैंक के मंत्री है। दूसरा चीज, अगर नहीं माने राजनाथ सिंह तो राजनाथ सिंह के खिलाफ नोटिस पार्लियामेंट में दिया हुआ है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के द्वारा, जिस पर स्पीकर ओम बिरला को जवाब देना है। सदन शुरू होते ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 6 जवान जो शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, इन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला था और इसकी पुष्टि सेना ने ही कर दी, तो इनके ऊपर कार्रवाई बनती है, इनकी संस्था तक जा सकती है। तो उसके थ्रू, अगर नहीं माने तो उसके थ्रू इनको हटा दिया जाएगा, यानी कि राजनाथ सिंह का जाना तय है। अब नंबर 2, नितिन गडकरी बहुत बड़े संकट बन गए। एथनॉल पर, पेट्रोल में जो मिलावट चल रही है और सड़कें जो हाईवे है वह हर जगह टूट रहे हैं और गड्ढे हो रहे हैं, वह नितिन गडकरी ने क्यों निपटाना चाह रहे थे और उसके थ्रू निपटा रहे हैं। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को 2024 में ही इनको टिकट नहीं देना था, नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन आरएसएस के दबाव में देना पड़ा। अब निपटा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को भी यह दबा रहे हैं कि राम मंदिर का चोरी को दबाना है तो जाने दो लोगों को, अन्यथा फिर राम मंदिर का जवाब दो। राम मंदिर से पल्ला झाड़ के आरएसएस बाहर हो गया। तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह बहुत हावी हो सकते हैं इस सरकार पर। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि राहुल गांधी जो जो बातें कह रहे हैं सब सच होते जा रही है और इस सरकार को आईना दिखा रहे हैं और वह सरकार में होते जा रहा है। यानी कि राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन कहीं बाहर से नहीं, इनके अंदर से ही मिल रही है। राहुल गांधी ने यह साफ कहा था कि हमें इंफॉर्मेशन जो है वह पीएमओ से मिल रही है, चुनाव आयोग के अंदर से मिल रही है, जुडिशरी की तरफ से मिल रही है। और वह कह रहे हैं कि हम तो क्या करें, मजबूर हैं, हम तो इसीलिए इंफॉर्मेशन दे दी। खुलेआम आधिकारिक तौर पर यह बातें कही है राहुल गांधी ने। इसका मतलब इस सरकार के अंदर तालमेल और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत मोदी और शाह को लेकर के है
और जब से यह बात आई है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी और 27 में यह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इन्हें यह तो अंदाज हो गया है अब कि 2029 का चुनाव हम नहीं जीत सकते। और एनडीए गठबंधन के घटक दल जो हैं वह जिस तरह से अब हावी हो रहे हैं, मुख्य रूप से दो, नीतीश और नायडू, जिस तरह से वह अपनी शर्तें रख रहे हैं, एक डिप्टी पीएम का पोस्ट मांग रहा है, दूसरा इंडस्ट्रियल मांग रहा है, तो इससे उनका क्या आने वाले वक्त में रूप होगा, कब क्या करेंगे यह गारंटी नहीं है। तो फिर राष्ट्रपति बनने का रास्ता ही उनके लिए एक महफूज लगता है कि उस पर न तो कोई एफआईआर होगा, न तो कोई कंप्लेन होगा, न तो कोई जेल होगा, कुछ नहीं होगा। वह प्रथम व्यक्ति बन जाएंगे देश के। राष्ट्रपति इस देश का प्रथम व्यक्ति होता है। सेकंड में उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो यह जो चल रहा है यह सरकार के अंदर कुछ तो ठीक नहीं है, क्योंकि अंदर असहमति भी है, सरकार के अंदर घमासान भी है और आरएसएस भाजपा में टकराव भी है, एक दूसरे पे हावी हो रहे हैं। अब आप दर्शक इसे भी समझिए, जरा बहुत ध्यान से इसे समझिए, और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार इस कार्यक्रम को फिर से आप दर्शक रिवाइंड करके देखिएगा कि राम मंदिर में हजारों करोड़ की जो चोरी हुई है, क्या चंपत राय अपने घर में सारा रख लिए? क्या अनिल मिश्रा ने रख लिया? यह सारे जो हुए हैं कहीं तो गए हैं, कहां गए हैं? क्या नागपुर गए? क्या आरएसएस का दूसरा हेडक्वार्टर कर्नाटक बेंगलोर गए, या फिर दिल्ली आए? गए तो तीनों जगह, और इसका जवाब भी चंपत राय ही देंगे। लेकिन चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार करके, अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का इस्तीफा स्वीकार करके क्लीन चिट देकर के भेज दिया गया। और छोटे छोटे चिन्नी चोर जो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उनको जेल में डाल दिया गया। तो उनको किसने दे दिया? क्या वह डायरेक्ट उस सेंटर में जा पा रहे थे जहां नोट काउंटिंग हो रहा था? तो कैसे जाएंगे? वहां पर 3 लेयर सुरक्षा है और एक पर्सनल सुरक्षा थी 400 गार्ड का, जिसे चंपत राय ने रखा था, जिसको महीने का 1 करोड़ रुपए सैलरी दिया जा रहा था, साल का 12 करोड़, जो अलग से यह सुरक्षा थी। तो वहां कैसे पहुंच गए? वह चिन्नी चोर कैसे पहुंचेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। अब ऐसे में यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है और इस सरकार के पास जवाब नहीं है इन बातों का कि क्या जवाब दे। तो लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है, यह बात आम जनता समझ रही है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण, जो मैंने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, एक एक करके सब साथ छोड़ रहे हैं, इसके वजह से एनडीए गठबंधन में भी घमासान है। एनडीए गठबंधन में अब जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल के लिए संकट यह है कि उत्तर प्रदेश में किस बेस पर वह वोट मांगेंगे मोदी के नाम पर, जब मोदी के खिलाफ ही एंटी कैंपेनिंग हो रही है, योगी के खिलाफ ही एंटी कैंपेनिंग हो रही है। हालांकि योगी इसमें से 1 रुपया गोरखनाथ नहीं ले गए होंगे, इसमें 100% सच्चाई है कि योगी लूट करके नहीं ले जाएंगे, योगी किसी को देंगे भी नहीं, लेकिन नाजायज फायदा उनके साथ रहने वाले बहुत काफी उठाए हैं। उसी में लौ कुश मिश्रा जैसे लोग हैं, उसी में लौ कुश मिश्रा जैसे लोग हैं। अब इन सभी के बीच जो परिस्थितियां इस देश के अंदर बनी है, एनडीए गठबंधन के अंदर मुख्य सहयोगी जो है नीतीश नायडू, यह चिंतित है। और नीतीश कुमार फिर भी एनडीए गठबंधन के साथ रहते हुए जिस डिप्टी पीएम की बात उनसे हुई थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उसके लिए अड़ गए हैं और बैठकों का दौर शुरू है। चंद्रबाबू नायडू इस असमंजस की स्थिति में है कि इस सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते और इस सरकार के वजह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को मुश्किल हो सकती है। नीतीश और नायडू की अलग अलग हिस्ट्री और अलग अलग समस्याएं हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपने दम पर सरकार बनाते हैं और नीतीश कुमार किसी गठबंधन के
दम पर सरकार बनाते हैं, या तो महागठबंधन के साथ जाए या भाजपा के साथ रहे। अकेले सरकार नहीं बना सकते, अकेले वो बहुमत नहीं ला सकते। और चंद्रबाबू नायडू 2/3 बहुमत से सरकार में और हमेशा बहुमत से ही सरकार में रहे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए वोट बैंक हासिल कर पाना मुश्किल होगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 चंद्रबाबू नायडू के लिए संकट बन गया। मुस्लिम समुदाय जो 7.5% वोट देता था वह उनसे दूर हो गया। अमेरिकी डील के वजह से, अमेरिकी ट्रेड टैरिफ के वजह से समुद्री किसान चंद्रबाबू नायडू से अलग हो गए और सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का आंध्र प्रदेश सरकार को नुकसान होता है। सी फूड्स मछुआरों का अब वहां सामान नहीं जा पा रहा है उस लेवल पर और बहुत महंगा पड़ रहा है। वह इनसे दूर हो रहे हैं, मजदूर इनसे दूर हो रहे हैं, किसान इनके साथ है नहीं। तो यह सारी समस्याएं जो आ रही है चंद्रबाबू नायडू को वह साथ छोड़ने को मजबूर कर रही है। इसीलिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार और विजय थलापति के स्टेज पर चंद्रबाबू नायडू नजर भी आए, हाथ भी मिलाए और राहुल गांधी की तारीफ भी की। तो इसका मतलब वह भी संदेश दे रहे हैं कि भैया हम भी साथ नहीं है। तो जो बागी सांसद आए हैं 20 और जो उद्धव ठाकरे की 6 आए हैं 26, या 26 आपको बस 2029 तक आपके साथ दे सकते हैं। इसके बाद तो ये चुनाव जीतने वाले नहीं है, क्योंकि इनके वोट की तो कोई वजूद ही नहीं। अब एनसीपीआई को कोई जानता ही नहीं। एनसीपीआई के मात्र 812 वोट थे विधानसभा में, 24 का चुनाव ही नहीं लड़ा उसने, तो उसे मान्यता भी मिलेगा इस बात की गारंटी अभी नहीं है। तो इन सभी पचड़ों में मोदी सरकार फंस चुकी है, उलझन में। और इंडिया गठबंधन को तोड़कर जो डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास करना चाह रही थी उसे 41 सांसद फंसा गए। अब 26 सांसदों को इंडिया गठबंधन से तोड़ने के बाद में इस सरकार के पास 318 सांसद हो गए और चाहिए 362 की संख्या। अब 362 चाहिए, 60 ही मान ले तो 318 है, तभी भी तो 41-42 सांसद कम पड़ रहे हैं, कहां से लाएंगे? इंडिया गठबंधन अब टूटने को रहा नहीं, जो टूटना था टूट गया। और पूरे को अगर तोड़ करके 2/3 ले लिए तो आपके ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल देश में उठ जाएगा, क्या सभी पार्टियां आप ही के साथ है क्या? तो यह दांव भी फेल हो रहा है। अब जिन अफसरों पर प्रेशर दिया जा रहा है वह अफसर इस्तीफा दे करके जाने लगे। उसी में भूपेंद्र यादव के पर्यावरण मंत्रालय का यही रुख रहा कि प्रेशर की वजह से वो इस्तीफा देकर के जा रहे हैं कि आप कर लो, अपने कर लो जो करना है, हम तो आपके पाप में सहभागी नहीं बनेंगे। तो अब इस इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है, जो इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया है। अब ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन के पार्लियामेंट की रणनीति क्या होगी इस बार पार्लियामेंट सेशन के दौरान। इसका कमान सोनिया गांधी के हाथ, जबकि तबीयत खराब रहती है लेकिन फिर भी इसकी रणनीति सोनिया गांधी बना रही है कि जिन 41 सांसदों की इन्हें जरूरत है वह 41 सांसद न टूटे। इसके लिए एक नई रणनीति पर काम हो रहा है और सभी से तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सारी रणनीतियों पर काम कर रही है, कोई घटक दल इंडिया गठबंधन के सड़क पर नहीं आ रहे हैं, तो भी कांग्रेस का दल सड़कों पर दिख रहा है, जो नरेंद्र मोदी के लिए होश उड़ाने वाला है और कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो रहा है। अब क्षेत्रीय दल जितने टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, जनता के बीच इनका क्रेज खत्म हो रहा है और इनको लेकर के एक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। वह आक्रोशित जो भाजपा से गुस्से में है और भाजपा को नहीं पसंद करते और क्षेत्रीय दलों के साथ रहते हैं, क्षेत्रीय दल टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की वजह से वह वोटर्स कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं अपना। तो उन क्षेत्रीय दलों का भी जनाधार इनके वजह से जा रहा है। अब इन सभी के बीच यह सरकार बहुत बुरी तरह से गिर गई है। अब देखना यह होगा
कि एक एक करके जो मोदी का साथ छोड़ करके लोग जा रहे हैं और अचानक यह जो 4 इस्तीफे हो गया मोदी सरकार से, तो इसका दिल्ली में अगर हड़कंप मचा हुआ है तो इसका सारांश क्या निकलता है, इसका परिणाम आगे क्या निकलता है, क्या और भी अफसरों का होने वाला है? अभी तो मंत्रियों का बाकी है, मंत्रियों का तो हुआ ही नहीं, अभी तो अफसरों का चल रहा है। तो इनके जगह पर आ कौन रहा है? दूसरा कि इन सभी परिस्थितियों के बीच भाजपा की सरकार हिली हुई है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।